नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग जो है ऑलरेडी क्लास 8 का जो न्यू एनसीईआरटी का सोशल साइंस का पार्ट 1 का जो सारे चैप्टर्स है उसको कवर कर चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि रिवीजन वीडियोस लेकर आने के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रीसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप का रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं। तो हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल है। जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जाके पढ़ना है, तो उनके लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, आप ज़रूर जाके उसको देख लीजिए। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में जो है हम सारे चैप्टर को कंक्लूड करने का यहाँ पे कोशिश किए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं, और इसे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन चेंज इंडियाज पॉलिटिकल मैप फ्रॉम द 11th सेंचुरी। मान लीजिए जब आपको क्वेश्चन आ गया कि ये जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे हमारे देश में, जैसा हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, मतलब विदेश से आक्रमण हो रहा था, लोग बाहर से आकर भारत में अटैक कर रहे थे, तो वो कैसे हमारे इंडिया के मैप को बदला, क्या बदलाव लेकर आया हमारे देश में। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था ना कि सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से कई हमलावर भारत में घुस आए। वो पहाड़ पार करके भारत के उत्तर हिस्सों में आए और यहीं से शुरू हुआ एक नया कहानी। भारत में एक नया कहानी यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि इन हमलावरों की नज़र भारत की दौलत पर थी। उन्हें भारत के बड़े बड़े सिटीज़ हो गए और बिजनेस हो गया, जो यहाँ के फर्टाइल ज़मीनें हैं उनके बारे में उन्हें पता चला, उनकी खबर मिली। वो आकर यहाँ अपना राज जमाना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत इतना अमीर देश उस समय था, कोई भी चाहेगा कि हम यहाँ आकर रूल करें। दुनिया भर में तो बहुत सारे देश उस समय थे, बहुत सारे राज्य थे, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा अमीर था। चाहते थे कि हम भारत में जाकर अटैक कर दें, भारत का पैसा अपने पास ले आएँ, हम यहाँ के राजा हों। तो ये कोशिश वो कर रहे थे। साथ ही साथ वो अपने धर्म को भी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अलग दुनिया में अलग अलग धर्म हैं, सब चाह रहे थे कि हमारा धर्म हम दुनिया भर में फैलाएं। तो ये चीज़ भी यहाँ एक उनके तरफ से कोशिश की गई। तो इन आक्रमणों की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो पुराने किंगडम हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पुराने किंगडम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वो कमज़ोर हो गए। कुछ तो बहुत बिल्कुल ख़त्म हो गए और उनकी जगह नए रूलर्स ने ली। कभी एक किंगडम दूसरे को हराता, कभी फिर कोई तीसरा। ऐसे कई युद्धों ने भारत की सीमाओं में बार बार चेंजेस किया, यानी बार बार कोई अटैक कर रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। और जब नया आदमी जीतेगा तो अब नया बॉर्डर बनाएगा, नए हिस्सों को अपने राज्य में मिला लेगा। जो हार जाएगा उसको वहाँ उस गद्दी छोड़ कर जाना पड़ेगा या उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरीके से बार बार यहाँ का जो मैप है वो चेंज होता रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ राजा नहीं बदल रहा था, लोगों की ज़िंदगी भी तो बदल रहा था। आज कोई और राजा है, वो अपने तरीके से राज्य को चला रहा है, तो इंसान अपने तो उस तरीके से ज़िंदगी को जी रहा है। अब नया राजा आ गया तो अब उस हिसाब से जीना पड़ेगा। तो यहाँ लोगों का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हुआ। बहुत सारे लोग गांव चले गए, कितने सारे मंदिर थे और लर्निंग सेंटर थे। लर्निंग सेंटर क्या था, जहाँ पे लोग ज्ञान लेते थे, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, उसी तरीके से बहुत सारे लर्निंग सेंटर भी थे, ठीक है। और नए नए राजा आ रहे थे, अपने हिसाब से टैक्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब लड़ाई लड़ने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन बदलाव को एक नई संस्कृति को भी जन्म दिया और बहुत सारा नया भाषा भी आया, बहुत सारा आर्किटेक्चर भी बनाया। जैसे ताजमहल वगैरह जो है वो बाद में मुग़ल काल में बनाया गया, कुतुब मीनार है, ना जाने से कितनी सारी चीज़ें हैं जो इन आक्रमणकारियों के द्वारा जब इन्होंने अपनी सरकार बनाया तो यहाँ पर बनाया गया। धीरे धीरे पॉलिटिकल में पूरी तरह बदल गया, नया क्षेत्र बना, नए राजाएं फिर आए और भारत को एक नया रूप यहाँ पर मिला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सार यही था, समरी यही था कि कैसे भारत का जो मैप जो है 11th सेंचुरी के बाद बदला, ठीक है। इसको हमने अपने जो मेन वीडियोस हैं, चैप्टर्स वाले वीडियो हैं, उसमें डिटेल में इस चीज़ को हम एक्सप्लेन किए थे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द दिल्ली सल्तनत बिगिन एंड व्हाट प्रॉब्लम डिड इट फेस। यानी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कैसे राज हुआ,
और उसको क्या क्या समस्याएं फेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये देखिए यह सब तब शुरू हुआ जब 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान हार गए। उनके किंगडम, उनके राज्य पर विदेशी हमलावर पर कब्जा हो गया और इसी दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। यानी पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ पे हार गए। वो बहुत बड़े राजा थे और बहुत स्ट्रांग राजा थे, लेकिन जैसे वो 1192 में हार जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अब पूरा लाइसेंस मिल गया अपने राज्य को जमाने के लिए। जो विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, वो अब यहाँ पर आकर जो है अपना राज्य को जमा रहे थे और धीरे धीरे यहीं पे आपका दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर नींव रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके बहुत सारे विदेशी रूलर आएंगे, टर्की, अफगान से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने उत्तर भारत को बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया। उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये शासन आसान नहीं था। हर समय देखिए युद्ध होते रहता था, एक राजा दूसरे को हराकर गद्दी पे बैठता था। सत्ता के लिए खून खराबा आम बात थी। सत्ता के लिए ये लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी राजा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। उसमें कहा क्या कि हमको राजा बनना है, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि हम किंग बन जाएं। ठीक है, मान लीजिए हम किसी राजा के अंडर में सेनापति हैं या उसके अंडर में हम काम करते हैं, तो हम देख रहे हैं ना कितना ठाट बाट है एक राजा का, कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वो सब चाहते थे कि हम भी उस तरीके के ठाट बाट वाली जिंदगी जिए, हमारे पास भी साम्राज्य हो। तो उसको हथियाने का क्या उपाय था? हथियाने का उपाय था या तो युद्ध लड़ लीजिए या तो आप किसी राजा का हत्या कर दीजिए। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में क्या हो रहा था, जो किंग बन रहा था उसके अपने आसपास वाले लोग उसको मार देते थे और फिर खुद राजा बनते थे। सेम प्रोसेस दूसरे वाले के साथ भी हो रहा था। तो बहुत सारे राजाएं तो इस तरीके से बने हैं दिल्ली सल्तनत में। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, और राजा बदले तो नया प्रशासन भी बना, नया नियम आया। अब भारत की राजनीति में नया रास्ता पकड़ा और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिला, तो आसान नहीं था शासन को चलाना। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में है जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलता है कि राइज तो हुआ, शुरू तो हो गया, लेकिन उनमें समस्या था। लेकिन अच्छे समय तक इन्होंने भी 1526 तक 1206 से 1526 तक इन्होंने रूल किया। बहुत सारे लोग को सफ़र भी करना पड़ा, बहुत टैक्सेस भी देना पड़ता था, उन पर अटैक भी हुआ करते थे। अगला है, हाउ डिड विजयनगर एम्पायर एंड अ बहामी सल्तनत बिकम पावरफुल इन द साउथ। अब अगला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर एम्पायर कैसे राइज हुआ, बहामी सल्तनत जो है इतना पावरफुल कैसे बन गया साउथ में। अभी तो हम लोग सब नॉर्थ के किंगडम के बारे में बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन जो है विजयनगर के बारे में बात करता है कि विजयनगर एम्पायर का एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में जब बहुत सारे वार हो रहे थे ना, तो वहाँ बहुत इंस्टेबिलिटी चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब साउथ वाले भी देख रहे हैं और सोचे हमें अपने आप को भी बचाना जरूरी है। ठीक है, तो उस समय दो भाई थे, हरिहरा और बुक्का। इन्होंने क्या किया, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत किया। वो दिल्ली की ताकत से आज़ादी चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में ना रहे, हमको भाई तुम कंट्रोल मत करो। ठीक है, वो चाह रहे थे कि हम अपने एरिया को खुद रूल करें। साउथ वाले चाहते थे हम अपने एरिया को खुद रूल करें। ठीक है, और सेम टाइम पे वहाँ पर एक बहमनी सल्तनत भी था, यानी डेक्कन यानी दक्षिण मध्य भारत में भी वहाँ पर था। तो उस समय जो हरिहरा, बुक्का और ये उन लोग में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। ठीक है, इन राज्यों ने सिर्फ युद्ध नहीं किए, उन्होंने व्यापार यानी ट्रेड को भी बढ़ावा दिया, नए रास्ते बनाए और अपने शहरों को मजबूत किया ताकि लोग सुरक्षित रह सके और उनका जीवन अच्छा हो। इन राज्यों के अपने मंदिर को बचाया, संस्कृति को बढ़ावा दिया और अपने लोगों की रक्षा की। साथ ही किसान और व्यापारियों की मदद की ताकि उनकी अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी मजबूत हो सके। तो यहाँ पर इस तरीके से विजयनगर एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और साथ में बहमी सल्तनत भी इस्टेब्लिश हुआ। साउथ इंडिया के दोनों एम्पायर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णदेव राय हेल्प द विजयनगर एम्पायर टू ग्रो इन ट्रेड एंड कल्चर। अब कृष्णदेव राय जो कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट राजा हैं विजयनगर एम्पायर के, तो उन्होंने कैसे ट्रेड और कल्चर को बढ़ावा दिया, इसका जवाब हमें देना है। देखिए, कृष्णदेव राय ने अपने किंगडम को विस्तार दिया, उन्होंने नई ज़मीनें जोड़ी और अपने राज्य को सुरक्षित बनाया।
उनकी सेनाएं ताकतवर थी और उन्होंने बाहरी हमलों को लोगों की रक्षा की। मतलब जो भी बाहर से अटैक कर रहे थे, विजयनगर एम्पायर उसमें कृष्णदेवराय के अंडर में इतना ताकतवर बन गया था कि वो लोगों को हरा रहे थे, बाहर वाले से लड़ाई लड़ रहे थे और अपने लोगों की वहाँ पर रक्षा कर रहे थे। लेकिन सिर्फ युद्ध ही वहाँ पर नहीं था, टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी वहाँ पर करवाया गया। बहुत सारे विद्वान, कवियों और कलाकार को भी समर्थन दिया ताकि संस्कृति और कला का विकास हो सके। उन्होंने नए शहर बसाए, सड़कों का निर्माण कराया और बड़े बड़े मार्केट यानी व्यापार केंद्र बनाए, ठीक है, बिजनेस वाले सेंटर बनाए। इससे क्या हुआ, बिजनेस बढ़ा, लोग इकोनॉमिकली मजबूत हुए, आर्थिक तौर पे लोग मजबूत बने, ठीक है। विदेशी व्यापार भी उनके यहाँ करने आए, मतलब बाहर से भी लोग यहाँ पर व्यापार करने आ रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वेल्थ था। सब चाहते थे कि भारत में आके वहाँ पर हम ट्रेड करें। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े, मसाले और बहुत सारे सामान का व्यापार होता था। इससे ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिला और राज्य की यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। इस तरह कृष्णदेव राय ने अपने राज्य को सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म, व्यापार और शिक्षा में भी समृद्ध बनाया। इसलिए उनका शासन एक सुनहरा दौर माना जाता है, ठीक है। तो कृष्णदेव राय हमारे बहुत माननीय राजा हुए हमारे इतिहास में। अब हाउ डिड बाबर एंड अकबर स्टार्ट द मुगल एम्पायर एंड एक्सपैंड देयर रूल। अब यहाँ पे बेसिकली कैसे बाबर ने मुगल काल को इस्टेब्लिश किया और यहाँ पे अकबर का भी कितना बड़ा रोल रहा, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए, बाबर कहाँ से आया था? बाबर मध्य एशिया से आया था, ठीक है, मिडल ईस्ट एशिया से आया था और उसने अपने देश समरकंद, ठीक है, कौन सा देश से था वो? समरकंद से था। वहाँ के लोगों ने उसको निकाल दिया था, कुछ कारण था वहाँ पे, कुछ विद्रोह के कारण से वहाँ से निकाल दिया गया था, इसलिए उसने भारत की तरफ रुख किया। तब वो भारत आया, यहाँ पर वो देखा कि यहाँ के जो लोग, यहाँ के राजा महाराजा तो बहुत पैसे वाले हैं, पैसा है, तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ वार लड़ते हैं। अब 1526 में वो पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ता है? लोधी डायनेस्टी के खिलाफ लड़ता है। लोधी डायनेस्टी कौन थे? दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो एम्पायर था वो था आपका लोधी डायनेस्टी, और वो 1526 में उन्हें हरा देता है और फिर वहाँ मुगल एम्पायर का यहाँ पर शुरुआत होता है, ठीक है। बाबर जो है बहुत सारे नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। कैनन्स हो गया, तोप हो गया, बंदूकें, मैच लॉक गन्स, इन हथियार की मदद से उन्होंने दिल्ली सेना को हराया और खुद का शासन स्थापित किया था। सिंपल सा बात है कि उस समय इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हमारा देश था नहीं, ठीक है, तलवारों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बाबर यहाँ पर और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ आया, तोप वगैरह लेकर आ रहा, तो वो सामने कैसे टिकेंगे? बंदूकें चला रहा है तो उसके सामने यहाँ के लोग कैसे टिकेंगे? और इस तरीके से वो ताकतवर राजा की तरह खुद को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। बाबर के बाद जो है हुमायूं आया। हुमायूं के टाइम पर वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर ने राज को संभाला और जब वो राजा बना था उसमें उसकी उम्र मात्र 14 साल था, लेकिन उससे बड़े बड़े सपने देखे और उसका लक्ष्य था कि पूरे भारत को एक मजबूत एम्पायर बनाना, और उसने बनाया भी। अकबर ने जो है सिर्फ यहाँ पर युद्ध नहीं लड़ा बल्कि दोस्ती और समझौते भी किए और अपने राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। उसने अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाया और कई छोटे बड़े किंगडम को अपने साथ जोड़ा, ठीक है, उनके साथ मैरिज अलायंस बना लिया, कुछ और बेनिफिट्स दिए, ठीक है, और अपने साथ जोड़ा। इस तरह बाबर की जीत और अकबर की समझदारी ने मुगल एम्पायर को बहुत फैलाया और मजबूत किया। युद्ध और दोस्ती दोनों का सही उपयोग करके उसने इतिहास को एक नया दिशा दिया। अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर बहुत बड़े तौर पे यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका था। भारत के बहुत बड़े हिस्से पे मुगल एम्पायर रूल करता था। उसके बाद उसके और भी रूलर्स आए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह के लोग और भी आए और इसको और बड़ा किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर अकबर पॉलिसी एंड हाउ डिड ही ब्रिंग पीस अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अब यहाँ पर हम अकबर के पॉलिसीज को समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और कैसे जो उसने जो है पीस लेकर आया अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में। देखिए शुरुआत में जो अकबर है ना, वो एक शक्तिशाली राजा बनना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा,
उसने समझा कि यहाँ पर सिर्फ वार लड़ के तो हम राज्य नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वार लड़ना अपने आप पे बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारे लोगों को जाने चली जाती है। तो उसने ये सोचा कि वार लड़ के तो हम सिर्फ बहुत बड़े राजा नहीं बन सकते हैं, मे भी अगर हम राजा बन भी जाते हैं बहुत बड़े तो लोग हमको उतना इज्जत थोड़ी देंगे। तो उसके माइंड में ये चीज़ था, ठीक है। उसने सोचा लोगों का दिल भी जीतना जरूरी है, ठीक है, दिल जीतेंगे तभी तो यहाँ पर कुछ बात बनेगा। इसलिए उसने अपने सबसे जिजिया टैक्स यानी गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर को हटा दिया। जिजिया टैक्स क्या है? वो ऐसा टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगता है। किस पर लगता है? नॉन मुस्लिम्स, यानी कि वैसे लोगों पे लगता है जो मुस्लिम नहीं हैं और उनको अपने रिलीजियस प्लेस पे जाना है। मान लीजिए कोई हिंदू है और अकबर के राज में किसी मंदिर में जाना है तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था, जिजिया, ठीक है। तो उस टैक्स को ही हटा दिया कि अब किसी को भी कोई भी धार्मिक स्थल पर जाना है बिना टैक्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या किया अकबर ने? अलग अलग रिलीजन के लोगों को अपने दरबार में जगह दिया, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी। देखिए बहुत सारे बीरबल वगैरह क्या थे, हिंदू थे। उसी तरीके से और भी धर्म के लोग जो थे उनके सभा में थे, ठीक है। उसने शादी के रिश्ते भी बनाए और बहुत सारे स्थानीय रूलर यानी लोकल रूलर्स के साथ अलायंस बनाया ताकि आपस सहयोग से यहाँ पे मजबूत बने और युद्ध ना हो। इस तरह अकबर की पॉलिसीज़ ने युद्ध की जगह दोस्ती, नफरत की जगह सही सुन्नता और अलगाव की जगह एकता को बढ़ावा दिया। उसका शासन आज भी एक आदर्श माना जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके, लेकिन हालांकि बहुत सारे यहाँ पर दो मत भी हैं कि अकबर के समय जब अकबर स्टार्टिंग का जो फेस था अकबर का उसमें बहुत क्रूर था, बहुत सारे लोगों की उसने हत्या की, ठीक है। तो उस तरीके से ये भी एक विचार नज़र आता है। लेकिन अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो आप इस तरह के आंसर अपने एग्जाम में लिखेंगे। अगला है हाउ डिड औरंगजेब रूल लेड टू मुगल एम्पायर डिक्लाइन। अब औरंगजेब, देखिए औरंगजेब जो है मुगल एम्पायर का लास्ट सबसे बड़ा राजा माना जाता है। उसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो एक तरह से ढलान पे आ गया, ख़त्म होने लगा, ठीक है। तो वो क्यों हुआ उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो औरंगजेब ने अपने राज्य को फैलाने के लिए साउथ इंडिया में बहुत सारा वार लड़ा। वो वार जो है ना इतना लंबा चला और बहुत बड़ा सेनाएं जाती थी लड़ने के लिए, बहुत पैसा खर्च होता था। और जाहिर सी बात है कि लंबा युद्ध लड़ा जाएगा, लंबे वार होंगे, बहुत पैसा निकलेगा तो राज्य के लिए सही नहीं है। बाकी चीज़ पे थोड़ी खर्च हो पाएगा। भारत अगर आज बहुत लड़ाई लड़ेगा, वार लड़ने लगेगा तो आपके स्कूल्स कैसे बनाएगा, रोड कैसे बनेंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? सरकार नहीं कर पाएगा, उसको ध्यान तो एक ही जगह पर रखना पड़ेगा ना। तो इस युद्ध के खर्च के कारण यहाँ पर राज्य को चलाना बहुत मुश्किल हुआ और टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। अब टैक्स बढ़ गया तो लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा और किसान व्यापारियों की तो हालत ख़राब हो गई, लोग बहुत परेशान रहने लगे, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत हो गया, नृत्य हो गया, डांस, गाना, सारे कार्यक्रम पर रोक लगा दिया। कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा है, मेले बंद कर दिए गए, ठीक है। तो आज समाज में एक तरह से एकदम डिसकंटेंट फैलने लगा कि कैसा राज्य है, यहाँ पर सब कुछ बंद ही हो रहा है। क्योंकि उसमें मोबाइल तो था नहीं कि लोग इंस्टाग्राम में बैठ के रील देखेगा। उसमें मनोरंजन का तो यही सब साधन था कि डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, मेले लग रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट का वही उसमें सहारा था, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या किया, धार्मिक नियम देखिए बहुत टफ हो गया, रिलीजियस रूल। जो जिजिया टैक्स अकबर ने हटा दिया था यही जिजिया टैक्स इसने वापस ले आया। यानी अब आप दूसरे धर्म के हैं, आपको जाना है अपने रिलीजियस टेम्पल्स, तो अब दीजिए पैसा, दीजिए टैक्स, ये काम इसने करना शुरू किया, ठीक है। तो इन सब वजह से उसका राज्य जो है बहुत कमज़ोर हो गया और युद्ध हुआ, वार हुआ, टैक्सेस बढ़ने लगे, सख्त नियम आने लगे। तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे अपने बैसाखी पकड़ना शुरू कर दिया, यानी बेचारा कमज़ोर होने लगा और धीरे धीरे मराठा उसको टेक ओवर करेंगे। उसके बाद मराठा के बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस चीज़ को टेक ओवर कर लेगा। अगला है हाउ डिड किंगडम लाइक राजपूत, अहोम एंड सिख फाइट अगेंस्ट द मुगल। अब हम लोग रेसिस्टेंस की बात करते हैं। अब जाहिर से बात है जब मुगल अपना राज्य को फैला रहे होंगे, अपने राज्य को बड़ा कर रहे होंगे, तो बहुत सारे विरोध भी हो रहे होंगे कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के राजा, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि भाई तो मेरे एरिया को आगे लूट लो, ऐसा तो नहीं चाहेंगे कोई भी। तो यहाँ पे विरोध भी होगा, क्योंकि कैसे आप अपने क्लास में जब बैठते हैं कोई आपकी सीट पे आके बैठ गया, रेसिस्टेंस होता है ना, विद्रोह होता है कि आप कैसे बैठ रहे हैं आके, ठीक है।
उठो मेरे जगह से। तो यही चीज़ यहाँ पर अब राजपूत, अहोम, सिख ये भी करेंगे। लेकिन राजपूत जो है अपने साहस और वीरता के लिए ही जाने जाते थे, ठीक है। तो बहुत वीरता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा। महाराणा प्रताप को तो आप जानते ही होंगे, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई कितनी वीरता के साथ उन्होंने लड़ा था। भले वो हार गए थे, लेकिन उनकी वीरता के कारण अकबर भी उसको सम्मान देते थे और बहुत ज़्यादा उनका नाम हुआ। उस तरीके से बहुत सारे राजपूत रूलर थे, वो समय समय पर इनके साथ लड़ाई किए, ठीक है। इधर अहोम जो कि असम के पहाड़ी और जंगलों में रहते थे, उसने भी अपने लैंड की रक्षा के लिए जंगलों और नदियों का सहारा लिया, गुप्त तरीके से हमले किए, दुश्मन को रोकने का यहाँ पर कोशिश किया। उसी तरीके सिख, उन्होंने अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए बहुत सारे संगठन बनाए। उन्होंने अपने गुरुजन की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सेना तैयार की और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया, ठीक है। तो इन तीनों ने दिखाया कि भले ही ताकतवर मुगल आ जाए, ठीक है, लेकिन हम अपने ज़मीन को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस ज़मीन के प्रति हमें अपने बहादुरी को दिखाना है, अपनी एकता को दिखाना है। और उन्होंने हार नहीं माना, समय समय पर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। हो सकता है कितनी बार वो हार गए हों, लेकिन अपने जज्बा को दिखाया कि वो कमज़ोर नहीं हैं और अपनी ज़मीन की, अपनी भूमि की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चीज़ को आपको और डिटेल में पढ़ना है इन रेसिस्टेंस को, तो आप मेरे जो रेगुलर्स वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें इस चीज़ को और डीप में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड फार्मिंग, ट्रेड एंड टेम्पल हेल्प पीपल लिविंग ड्यूरिंग वार एंड पॉलिटिकल चेंजेस। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मिंग है, ट्रेड है, टेम्पल है, लोगों की कैसे मदद करते थे जब वार होता था, जब नक्शे बदल रहे हैं, जब मैप्स बदल रहे हैं, राजाएं बदल रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मिंग की बात करते हैं। खेती से लोगों को खाना मिलता था, भले ही युद्ध हो रहे हों, फिर भी किसान अपने खेतों में काम करते रहते थे। इससे गांव में जीवन चलता रहता था और राज्य को भी टैक्स मिल रहा था। यानी सिंपल सी बात है, फार्मिंग खेतों में, उसमें गाँव वगैरह में होता था। अब युद्ध जब लड़े जा रहे होंगे तो किसी पार्टिकुलर जगह पर लड़े जाते थे, तो उसमें गाँव के जीवन जो था कि अपना खेती कर रहे हैं, अपना अनाज उगा रहे हैं और अपना पालन पोषण वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड यानी बिजनेस, युद्ध के बावजूद लोग जो है दूर दूर इलाकों में सामान ले जाते रहते थे। यानी जब वार चल रहा होता था तो वो ऐसे इलाकों में अब सामान बेचते थे जो वार से अफेक्टेड ज़्यादा ना हो। खासकर मसाले हैं, कपड़े हैं, घोड़े जैसी चीज़, यहाँ पे लोग रोजगार दिए और इकोनॉमी को मजबूत रखा। तीसरी चीज़ है टेम्पल। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, वहाँ शिक्षा मिलती थी, लोग मिलकर मदद करते थे। संकट के समय ये जगह लोगों के लिए सहारा बनता था, यहाँ भोजन, आश्रय और समर्थन मिलता था। युद्ध और अस्थिरता के बावजूद लोगों ने एक दूसरे की मदद किया, परंपराओं को जिंदा रखा, ट्रेडिशन को जिंदा रखा, अपने गांव, अपने बाजार और धर्मस्थलों से जुड़े रहे। इसी से समाज, इसी से सोसाइटी ने कठिन समय में, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में मजबूती से सामना किया, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मिंग, ट्रेड और टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता था लोगों के लाइफ में। अब है, व्हाट वैल्यू डिड द सिख गुरु टीच एंड हाउ डिड दे हेल्प देयर कम्युनिटी इन हार्ड टाइम्स। अब सिख गुरु जो थे वो क्या वैल्यूज टीच करते थे और किस तरीके से ये कम्युनिटी को मदद करते थे हार्ड टाइम में। देखिए, सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से आता हो, ठीक है। इक्वालिटी का संदेश लोगों को हमेशा यूनाइट करते थे और सबको सम्मान देना जरूरी है, वही बात ये कहते थे। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करो, दया और सेवा करो और हमेशा जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो, मजबूत समाज बनाओ, ठीक है। जब अन्याय और अत्याचार बढ़ा तब सिख गुरु ने अपने अनुयायियों यानी फॉलोअर्स को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना जरूरी है, यहाँ पर डरना नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना किया। ये क्या था? खालसा एक सैनिक संगठन था और ये सैनिक जो संगठन था वो लोगों को आत्मरक्षा करना सिखाता था, मन में हिम्मत यहाँ पे भरी जाती थी। उन्होंने बताया कि धार्मिक आस्था के साथ साथ साहस भी यहाँ पर ज़रूरी है। इस तरीके से सिख गुरु ने न केवल धार्मिक शिक्षा दी बल्कि लोगों को साहस, सेवा, एकता और बराबरी का संदेश भी दिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज भी लोग उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर उन्होंने रोल प्ले किया। ठीक है, ये टोटल 10 क्वेश्चन के थ्रू मैंने पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने की कोशिश किया। ठीक है, आपको फिर भी अगर डिटेल में जाकर पढ़ना है तो आप जो है इंग्लिश में जाकर इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखकर हमें बताइए, और ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और भी हम यूजफुल वीडियो ला पाएंगे आप लोग के लिए। थैंक यू।